हेलो गाइस, वेलकम टू माय शो डाउट्स इन डेप्थ। गाइस, मैंने पूरे के पूरे आपके बिजनेस लॉ के सिलेबस को मैंने टॉपिक्स में बाइफरकेट किया है और हर एक टॉपिक में वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां बच्चा जनरली कंफ्यूज होता है वो मैंने कवर करने की कोशिश की। तो गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। इसमें हम लोगों ने जो पहला टॉपिक पिकअप किया है दैट इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो टॉपिक है, बच्चा वहां पे कहां जनरली कंफ्यूज होता है? सबसे पहले वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चा कंफ्यूज होता है इलीगल एग्रीमेंट एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो गाइस, आज के सेशन में ये तीनों के तीनों डाउट्स मैं इतना डेप्थ में डिस्कस करूंगा कि आपको इस पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियर है गाइस? गाइस, ये हमारा डाउट्स इन डेप्थ ये प्रोग्राम कंप्लीटली फ्री है, ये आपको YouTube पे अवेलेबल हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसा ही हमारा एक स्ट्रैटेजी 70 डेज प्रोग्राम है जिसमें हम आपको वीकली टाइम टेबल भेजते हैं, दैट इज आल्सो कंप्लीटली फ्री। बट यस, देयर आर सम प्लस कोर्सेज व्हिच यू कैन आल्सो सब्सक्राइब टू। So let me take you through those courses or just give you a gist of it. Guys, we have complete CA Foundation program जिसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराते हैं, जिसमें 600 प्लस वीडियो लेक्चर्स होते हैं। हम आपको ई बुक्स भेजते हैं, हम आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस रखते हैं। तो गाइस, ये जो प्रोग्राम है इसमें फुल कोर्स आपका कवर होता है। गाइस, कुछ स्पेशल लॉ से रिलेटेड प्रोग्राम है हमारे पास, लेट्स ट्राई टू डिस्कस दैट। पहला प्रोग्राम है क्रैकिंग द केस स्टडीज। गाइस, हमने पूरे सिलेबस में हर एक टॉपिक वाइज केस स्टडी शीट्स बनाई है और हम वो शीट्स में एक एक टॉपिक को कोशिश करते हैं कवर करें और हम इस प्रोग्राम में वो शीट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, फिर उन शीट का डिस्कशन करते हैं कि उसमें क्या की एलिमेंट था थ्रू विच यू कैन आंसर दिस case studies or you can crack this case studies. We also have one specific program that is mastering answer writing. Most of the student after reading the study material, after going through the case based sheets, they find it difficult कि यार हम लोग आंसर्स कैसे लिखें, how to present our answers in the paper. So we have a special program named as mastering answer writing. Guys, इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, आपको उनका आंसर कैसे फ्रेम करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या क्वांटम होना चाहिए। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस सेशन। दीज ऑल आर प्लस कोर्सेज, बट यस, डाउट्स इन डेप्थ आप आराम से एंजॉय करें और सारे के सारे डाउट्स आप क्लियर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सो गाइस, let's try to understand with the help of one example. Let's try to understand this with the help of one example. Let's say there is one contract. Let's say it's been done between A and B. It's been done between whom? A and B. So now when A and B are doing the contract, A has promised that he will provide some service. Let's say कि A will provide some coachings. A will provide some coaching related to PUBG. A will provide some coaching to B related to PUBG, how PUBG is played. This is very classic example and you can relate it today. So A has promised B that I will provide you coaching with respect to how to play PUBG. B said, okay, how much you wanna charge? तो A ने कहा I will charge 10,000 bucks. I will charge how much? 10,000 bucks I will charge for this service. तो again let's try to understand the contract का definition. Contract का definition क्या कहता है? Contract का definition कहता है there has to be an agreement. In order to be a contract, there has to be an agreement and that agreement has to be enforceable. That agreement has to be enforceable. Enforceable means that can be enforced in court of law. So if the other party says I will not perform, you can drag the other person in the court of law and say no, you have to perform. तो आप जब सामने वाले को ऐसे घसीट के कोर्ट में ले जा सकते हो, मजबूर कर सकते हो, तो उसको कहा जाता है enforceable. ठीक है, चलिए। So now in this case अगर मैं ये कहूं ये एग्रीमेंट, let's say today is the 3rd of September. So अगर किसी ने 3rd of September को ये एग्रीमेंट किया और किसी एक ने ये 1st of September को ये एग्रीमेंट किया, तो इन दोनों से ही आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सो गाइस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं कहता हूं ये जो एग्रीमेंट है ए और बी के बीच में, अगर ये 3rd को हुआ
तो ये जो है ये वॉइड एग्रीमेंट है। क्या है? वॉइड एग्रीमेंट है। सर ये वॉइड एग्रीमेंट क्यों है? मैंने कहा अभी डिस्कस करते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ये एग्रीमेंट हुआ होता 1 सितंबर को तो मैं कहता ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। क्या बोला मैंने? ये क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ऐसा क्यों? गाइस वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है? वॉइड एग्रीमेंट मींस एक ऐसा एग्रीमेंट जो शुरुआत से ही वॉइड है। वॉइड मींस व्हिच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। वॉइड मींस जो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है, वन और द अदर। तो मींस एक ऐसा एग्रीमेंट जो पहले दिन से ही अनएनफोर्सिएबल है, मतलब विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम है, कोई ना कोई एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पबजी के लिए गवर्नमेंट ने कल ही ऑर्डर निकाला है, 2 सितंबर को ऑर्डर निकाला है गवर्नमेंट ने कि पबजी इंडिया में बैन हो गया। तो भाई पबजी जब इंडिया में बैन हो गया तो कैन आई लेट्स से ए आई एम ए, सो कैन आई गिव यू कोचिंग विद रिस्पेक्ट टू पबजी? ऑब्वियसली नॉट। आई कांट गिव यू कोचिंग विद रिस्पेक्ट टू पबजी क्योंकि वो तो बैन हो गया है, मैं आपको खिला कैसे सकता हूं इंडिया में। तो सिमिलरली तो अगर मैं थर्ड को, अब आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं थर्ड को अगर एक एग्रीमेंट करता हूं जिसमें मैं आपको पबजी खिलाना है, कैसे वो खेलना है, कैसे क्या करना है, वो मैं अगर आपको कोचिंग दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो एक वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि आज के दिन ये एनफोर्सेबल नहीं है। आज के दिन ये एनफोर्सेबल नहीं है। क्यों एनफोर्सेबल नहीं है? क्योंकि एसेंशियल्स को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि आज के दिन में ये लॉफुल नहीं। Am I making sense? Am I making sense? चलिए now let's try to understand। अगर ये आपका और मेरा एग्रीमेंट होता 1 सितंबर को, अगर आपका और मेरा ये एग्रीमेंट होता 1 सितंबर को, तो गाइस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने कहा जब मैंने ये आपसे एग्रीमेंट किया, जिस दिन मैंने ये आपसे एग्रीमेंट किया कि मैं आपको पबजी खिलाना सिखाऊंगा, मैं आपको पबजी खिलाना सिखाऊंगा, उस दिन सरकार ने, गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया था पबजी को। मतलब उस दिन अगर मैं कोई कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं कि मैं आपको पबजी खिलाना सिखाऊंगा और इंडिया में पबजी अलाउड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब अपना कॉन्ट्रैक्ट सही है, एग्रीमेंट भी है, एसेंशियल एलिमेंट्स भी सेटिस्फाई होते हैं, तो इट मींस दिस इज एनफोर्सेबल। दिस इज व्हाट? दिस इज एनफोर्सेबल। इट मींस 1 सितंबर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन ये एग्रीमेंट हो रहा है उस दिन इट इज वैलिड, इट इज एनफोर्सेबल। तो हमारा एक वर्ड जो अटैच हो जाता है वो है कॉन्ट्रैक्ट। It means when we have started with this particular part of agreement, उस दिन ये enforceable था, बाद में जाके ये unenforceable हुआ। मतलब आज मैं अगर थर्ड को मैं बैठा हूं और मैं थर्ड को सोचूं कि मैंने फर्स्ट को एक एग्रीमेंट किया, क्या वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है? तो आंसर विल बी नो। So now this will not be void agreement, this will be void contract. Why this will be void contract? Because जब ये agreement हुआ उस दिन ये enforceable था, later date पे जाके ये unenforceable हुआ। So when at the time of making the contract it is enforceable, later on it becomes unenforceable, it means this is not void agreement, this is void contract. But if the agreement is unenforceable from day one, पहले ही दिन से वो अनएनफोर्सेबल है, इसका मतलब वो क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। इसलिए आप देखेंगे जब आप पढ़ते हैं तो बहुत बार जब आप पढ़ते हैं आपको यही कंफ्यूजन रहता है। कई बार बुक में, मॉड्यूल में, स्टडी मटेरियल में वर्ड यूज हो रहा है वॉइड एग्रीमेंट, कई बार वर्ड यूज हो रहा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। अगर डे वन से कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल है, इट इज वॉइड एग्रीमेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट जब इनिशिएट हुआ, जब चालू हुआ, जब बना, उस समय वो क्या था? वैलिड था, लेटर ऑन इट बिकेम अनएनफोर्सेबल, तो उस केस में गाइस क्या होता है? वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एम आई मेकिंग सेंस? पूरा का पूरा मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है? ये आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप समझ सकते हो। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया? ये एग्जांपल इसलिए लिया मैंने क्योंकि मैं ये आज की डेट में इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल एग्रीमेंट में भी ले सकता हूं, और मेरे को इस एग्जांपल से इलीगल और वॉइड में भी डिफरेंशिएट करने का एक चांस मिल जाएगा, ठीक है? सो इलीगल एग्रीमेंट एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में क्या फर्क है, और फिर इलीगल एंड वॉइड में क्या फर्क है? सो इलीगल एग्रीमेंट एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझिए, जो इलीगल होता है, जो चीज इलीगल होती है, ऑब्वियसली वो वॉइड तो होती है। मतलब एक आप ऐसी चीज करने का प्रॉमिस कर रहे हो जो कि इलीगल है, तो ऑटोमेटिकली वो एनफोर्स तो नहीं हो सकती, तो वो वॉइड तो है।
आ रहा समझे? वो क्या है, एनफोर्स नहीं हो सकती, वो वॉइड तो है। तो पहले आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन कम हो, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये मैंने बात कर ली कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, सारे के सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। क्यों वॉइड होते हैं? क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, अगेंस्ट द लॉ होता है। क्या आप कोई भी ऐसे एग्रीमेंट को एनफोर्स करवा सकते हो विच इज अगेंस्ट द लॉ? ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट। बट यस, इफ आई टॉक अबाउट कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है, डज दैट मीन कि वो इलीगल हो गया? क्या आपने कोई एक ऐसा एग्रीमेंट किया, लेट्स से आपने एक एग्रीमेंट किया दैट यू विल परचेज हॉर्स फ्रॉम बी। यहां पे क्या था, ए और बी है। मैंने कहा यू हैव प्रॉमिस दैट यू विल परचेज, और यू डिड एन एग्रीमेंट विद बी दैट यू विल परचेज हॉर्स फ्रॉम बी। अब क्या हुआ, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब हॉर्स तो मर गया। अब जब हॉर्स मर गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। बट डज दैट मीन ये इलीगल हो गया? डू यू रियली थिंक दैट अब आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में पुलिस पकड़ के ले जा सकती है, आप पे कोई फाइन लग सकता है? नहीं। तो बेसिकली क्या फंडा है, इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड आर नॉट इलीगल। सारे के सारे जो वॉइड है वो इलीगल नहीं होंगे, आ रहा समझे? सारे के सारे जो वॉइड है वो इलीगल नहीं होंगे, बट यस ऑल इलीगल आर वॉइड। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है ये एक्चुअली इलीगल का था, बट एज आई टोल्ड यू इलीगल आर वॉइड आल्सो। तो जो इलीगल का एग्जांपल है वो वॉइड का भी बन सकता है, बट यस वॉइड वाला एग्जांपल इलीगल का नहीं बन सकता। इट मींस ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। एम आई मेकिंग सेंस? दिमाग में जा रहा है? चलिए, तो मैंने कहा यहां पे भी क्या डिफरेंस है गाइस। अब आपके दिमाग में इलीगल एग्रीमेंट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को लेके भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इलीगल एग्रीमेंट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को लेके भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसा एग्रीमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग मींस ऐसा एग्रीमेंट जो शुरुआत से ही इलीगल हो, मतलब फ्रॉम डे वन अगर वो इलीगल है तो इट मींस इट इज इलीगल एग्रीमेंट। बट यस व्हेन यू एंटर्ड द कॉन्ट्रैक्ट एट दैट टाइम इट वाज वैलिड, मतलब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट वैलिड किया था, लेटर ऑन क्या बन गया, इलीगल हो गया। मतलब आपने जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया था उस दिन तो वो लीगल था, बट लेटर ऑन कुछ ऐसा लॉ में चेंजेस हुए, कुछ लॉ में ऐसे बदलाव हुए तो वो क्या बन गया, वो इलीगल बन गया। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? समझ में आ रहा है आपको? कोई इसमें डाउट है? होना ही नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अब आपको मैं थोड़ा सा वॉइड और इलीगल में भी डिफरेंस बता देता हूं। So when I talk about void and illegal, what is the difference between void and illegal? Is completely void is equals to illegal? No. So difference क्या है? Difference ये है कि in case of illegal, obviously आपको कोई punishment भी हो सकता है। In case of illegal आपको कोई punishment भी हो सकता है, क्योंकि इलीगल आर अगेंस्ट द लॉ। आपको कानून कह रहा है आप ये मत करो काम, आप कह रहे हो नहीं मैं तो यही काम करूंगा। तो बेसिकली ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स में अट्रैक्ट सम पनिशमेंट। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें जितने भी कोलेटरल एग्रीमेंट्स हैं वो सारे के सारे वॉइड हो जाते हैं। क्या हो जाता है? इसमें कोलेटरल एग्रीमेंट्स क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। एम आई मेकिंग सेंस? एग्जाम्पल देते हैं। मैंने कहा देखिए परफेक्ट एग्जांपल है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। मैंने कहा यहां पे ए है, यहां पे बी है और यहां पे सी है। अब आप देखिए ए और बी ने एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट किसका? कि भाई हम क्रिकेट पे बैटिंग करेंगे। बैटिंग मतलब वैसी वाली बैटिंग नहीं, सट्टे वाली बैटिंग। तो बोले हम इस पे बैटिंग करेंगे। तो बोले ठीक है, बैट लगाई। इन्होंने बैट लगाई 4 लाख रुपीज की, ठीक है, 4 लाख रुपीज की बैट लगाई। अब क्या हुआ, ए के पास बैट लगाने के लिए पैसा नहीं था, तो ए सी के पास गया, बोले यार मेरा दिमाग ना बहुत बढ़िया चलता है और मैं क्रिकेट में पहले बता सकता हूं क्या होने वाला है। सी ने कहा यार ऐसी बात है। ए ने कहा मैं ना बी से एक शर्त लगाने जा रहा हूं, मैं उसके साथ बैटिंग करूंगा और मैं उससे जीतूंगा पैसा। पर बोले मेरे पास पैसा नहीं। प्रॉब्लम क्या है? दिमाग है, मेरे पास पैसा नहीं। सी ने कहा अपने पास पैसा है, दिमाग नहीं। तो ए ने कहा तू मुझे पैसा दे। तो सी ने ए को क्या किया, 4 लाख रुपीज दिए और ए ने कहा कि भाई मैं आपको 5 लाख रुपीज रिटर्न कर दूंगा 3 दिन बाद, आप टेंशन मत लो, मैं जीता हारा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कितने लाख रुपीज दूंगा, 5 लाख रुपीज रिटर्न करूंगा। ए ने बी के साथ बैट करना चालू किया।
और क्या हुआ, क्या हुआ, ए हार गया, क्या हुआ, ए हार गया। अब नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या इंडिया में बेटिंग अलाउड है? नहीं, इंडिया में बेटिंग इलीगल है। क्या है? इलीगल। इट इज नॉट लीगल, इट इज नॉट लीगल कि आप सट्टा खेलो किस पे? क्रिकेट पे। तो अब आपने एक इलीगल एक्टिविटी की, इलीगल एक्टिविटी में ए हार गया किससे? बी से। अब सवाल यह है, व्हेन आई से इलीगल, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है इफ ए रिफ्यूज टू पे बी, अगर ए मना कर देता है हारने के बाद मैं पैसा नहीं दे रहा, डू यू रियली थिंक दैट ही कैन गो टू द जज अंकल? डू यू रियली थिंक दैट ही कैन गो टू द जज अंकल? जज अंकल, जज अंकल, मैंने इतना सट्टा खेला था, मैं हार गया। नहीं नहीं, मैं जीत गया। कौन बोला? बी, मैं जीत गया। अब ए ना मुझे पैसे नहीं दे रहा, आप मजबूर करो वो पैसा दे। डू यू रियली थिंक दैट दिस इज लीगल? नो, दिस इज इलीगल। So do you really think that you can enforce anything which is illegal? No, you cannot. So basically क्या होता है, ये तो आप समझ गए कि जो A और B के बीच में एग्रीमेंट है वो void है, means it cannot be enforced in court of law. Now the second part. Sir, betting was between A and B. C has given money to A. Now A says to C, I will not pay you a penny. I will not even pay you 4 lakh rupees. Now C wants to go to the court. Now C wants to go to the judge uncle. जज अंकल, जज अंकल, मैं गया, मैंने एक को पैसा दिया, उसने कहा मैं सट्टा खेलूंगा, मेरे को पहले से भविष्य दिखता है, मैं जीतूंगा, मैं 4 लाख का 5 लाख दूंगा, तो क्या ये चलेगा क्या? एक बात बताओ ना मुझे, गवर्नमेंट किसी भी कंट्री या लॉ किसी भी कंट्री का क्या कभी कोई इलीगल चीज प्रमोट करना चाहेगा? ऑब्वियसली नॉट। कभी भी वो कोई इलीगल चीज प्रमोट नहीं करना चाहेगा। तो जहां पे भी इलीगल चीज आ जाती है, जहां पे भी एक ऐसा पार्ट आ जाता है जो कि लीगल नहीं हो, जो कि इलीगल हो, ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा? सरकार डिमोटिवेट करेगी, लॉ डिमोटिवेट करेगा ऐसी चीजें। तो यहां पे लॉ क्या कहता है कि अगर आपने, आपका कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा है जो कोलेटरल में है, कोलेटरल मीन सपोर्टिंग, तो यहां पे बेटिंग किसने करी? ए और बी ने। बट सी अगर पैसा नहीं देता तो डू यू रियली थिंक दैट ए बेटिंग कर पाता बी से? ऑब्वियसली नॉट। तो इसका मतलब सी की जो एक्टिविटी है वो इनडायरेक्टली एक इलीगल एक्टिविटी प्रमोट कर रहा है। तो लॉ क्या कहता है? अगर आप कोई ऐसे कोई एग्रीमेंट है जो कि कोलेटरल है, सपोर्टिंग है मेन एग्रीमेंट को, जो कि इलीगल है, ऑटोमेटिकली ये भी वॉइड हो जाएगा। इसका मतलब अब कोर्ट कहता है सी को, तुम भी हमारे पास मत आना, वी विल नॉट हेल्प यू टू रिकवर योर मनी। एम आई मेकिंग सेंस? तो वॉइड और इलीगल में जो डिफरेंस होता है वो ये है, इलीगल के जितने भी ये कोलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं ये क्या रहते हैं? वॉइड रहते हैं। जबकि वॉइड एग्रीमेंट के जितने भी कोलेटरल या सपोर्टिंग एग्रीमेंट्स होते हैं वो क्या रहते हैं? वैलिड रहते हैं। वो क्या रहते हैं? वैलिड रहते हैं। सर एक बार इसका भी आप एग्जांपल दे दो, हमारे दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा वापस लेते हैं अब ए और बी। नाउ ए एंड बी आर ट्रांजैक्टिंग। हाउ दे आर ट्रांजैक्टिंग? ए ने बी को कहा, बोले यार मेरे को ना तेरे से घोड़ा खरीदना है, हॉर्स लेना है, आई वांट टू परचेज योर हॉर्स। बी ने कहा ठीक है, आई विल चार्ज 50,000 bucks, आई विल चार्ज 50,000 bucks। नाउ व्हाट इज देयर? अब मैंने कहा, ए ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। ए वेंट टू होम सी, सी को बोला, बोले कि यार देख मेरे को एक घोड़ा खरीदना है। किससे खरीदना है? मुझे बी से एक घोड़ा खरीदना है, बी से 50,000 रुपए में। आई वांट टू परचेज दैट हॉर्स। सी कहता है ठीक है, आई विल पे यू 50,000 बट आई विल चार्ज इंटरेस्ट, आई विल चार्ज इंटरेस्ट बट आई विल गिव यू 50,000। बोले ठीक है। नाउ ये जो घोड़ा है मर गया, हॉर्स डाइड। नाउ हॉर्स डाइड, तो ऑटोमेटिकली दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void, दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void। So now the question is, if A refuse to pay the C, now this is collateral agreement, this is also supporting agreement, but this is supporting agreement not to illegal but to void। तो अगर आपका कोई ऐसा सपोर्टिंग एग्रीमेंट है जो void एग्रीमेंट को सपोर्ट कर रहा है, अगर आपका void एग्रीमेंट को सपोर्ट करने वाला ट्रांजैक्शन है, आप जज अंकल के पास जा सकते हो, जज अंकल को कहोगे इस आदमी ने मुझे कहा था कि मुझे पैसा दे दो, मुझे घोड़ा खरीदने के लिए पैसा चाहिए। मैंने कहा ठीक है यार लेके चले जाओ। अब घोड़ा मर गया, मैं कह रहा हूँ ठीक है यार मर गया, वो तुम्हारी एक अलग स्टोरी है, मुझे तो मेरा पैसा वापस दो, मुझे तो मेरा इंटरेस्ट वापस दो। अब वो दे नहीं रहा है तो ऑब्वियसली ही कैन गो टू द कोर्ट, ही कैन गो टू द कोर्ट, कोर्ट में घसीट के ले जाएगा, बेटा पैसे दे। कौन से पैसे? जो यहाँ पे तूने हमसे लिए थे 50,000 और इंटरेस्ट के साथ। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन void एग्रीमेंट, void कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। क्लैरिटी है? आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, सारी की सारा जो भी मैंने लिखा है यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट।
देख लीजिए गाइस एक बार फटाफट फटाफट एग्जाम्पल देख लीजिए और इन एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करिएगा गाइस. Until unless you will not go through, things will not fit in your brain. Okay guys, so you got the basic idea. Let's move on to the one of the difficult part. मतलब एक ऐसा पार्ट जहां पे हर बच्चा जेन्युइनली स्टक हो जाता है थोड़ा. और मैं आपको वो टॉपिक इतना लॉजिकली बताऊंगा एक केस लॉ की हेल्प से. मैं इतना लॉजिकली बताऊंगा मैं आपको कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा. गाइस इस पूरे के पूरे टॉपिक में एक है कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन किस चीज का. तो कम्युनिकेशन दो चीज का. एक तो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. अब आराम से देखिएगा. आई विल यूज वन ऑफ द केस लॉ टू एक्सप्लेन यू दिस कंप्लीट कॉन्सेप्ट. उसके बाद देयर इज रिवोकेशन. देयर इज व्हाट revocation of what? Revocation of offer and guys revocation of acceptance. Okay, so there can be communication and there can be revocation. एक चीज आराम से समझेंगे guys. Again these are doubts in depth. इसका मतलब आपको एक बार पहले आना जरूरी है. आपने चैप्टर रीड किया हुआ आना जरूरी है. आपने एक बार बाकी बेसिक टर्म समझना बड़ा जरूरी है. If you are not thorough with those basic part, trust me, this is only doubt session in depth. So doubt will only come when you read. So if you have not read it, trust me, this lecture will not be useful to you. Okay? You will try to stop at every point. यार ये क्या होता है. So I will request you कि अगर आपका ये पार्ट नहीं हुआ हो, आप पहले वो पार्ट पूरा बुक पढ़ो एक बार अच्छे से. Then you watch this session. तो आपको मजा आएगा. So now what it is? तो मैंने कहा एक केस पकड़ते हैं. ये मेरी केस बेस्ड शीट है 2. इसका लास्ट क्वेश्चन पिकअप करते हैं. ठीक है गाइस, चलिए क्या कहता है ये बात करता है यहां पे. ये बात करता है क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बात करता है. ये कहता है एक्स ऑफ आगरा. क्या है? एक्स ऑफ आगरा सेंड द लेटर बाय पोस्ट टू वाई ऑफ दिल्ली. इसका मतलब ये है इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है एक्स और एक बंदा है जिसका नाम है वाई. एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई. क्या है आगे स्टोरी. X of Agra sends a letter by post to Y of Delhi offering to sell his car for rupees 1 lakh. और ऑफर क्या दिया? ऑफर दिया कि भैया मैं अपनी जो गाड़ी है वो बेचना चाहता हूं. कितने में अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं? बोले मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं रुपीज 1 लाख. कितने में बेचना चाहता हूं? रुपीज 1 लाख. अब ध्यान से सुनिए. दिस लेटर इज पोस्टेड ऑन 1st of January and reaches to Y on 7th. Y sends his acceptance. अब एक बार अपन देखते हैं. अपन पहला वाला पार्ट देखते हैं. इस बंदे ने लेटर पोस्ट किया. आप ध्यान से देखिएगा. इस बंदे ने लेटर पोस्ट किया और इस बंदे का जो लेटर था वो पहुंचा कब? लेटर रीच्ड ऑन अनदर डेट. तो यहां पे दो डेट है. एक आपके पास 1st of Jan, एक आपके पास यहां पे डेट है 7th of Jan. एक को हम क्रैक करते हुए चलेंगे. तो अब सवाल ये उठता है, जैसा मैं आपको कह रहा था, बेसिक्स दिमाग में सेट होना बहुत जरूरी है. अगर आप कहते हो कि कोई भी पर्टिकुलर ऑफर है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का पूरा फंडा क्या चलता है, हाउ कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म वर्क. ये कॉन्ट्रैक्ट की पूरी मशीनरी चलती कैसे? कॉन्ट्रैक्ट की मशीनरी चलती है कि हमारे पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए और मैंने कहा ये एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होना चाहिए और एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए. क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए. अगेन लेट्स ट्राई टू सब डिवाइड द एग्रीमेंट. अब नाउ व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए?
हमने कहा एग्रीमेंट के लिए हमें चाहिए क्या, प्रॉमिस, मतलब एक बंदा प्रॉमिस करे और सामने वाला भी उसको कुछ प्रॉमिस करे। जैसे आपने प्रॉमिस किया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने कहा सर हम आपको फीस देंगे, तो दिस इज अ प्रॉपर प्रॉमिस। मेरा प्रॉमिस आई विल टीच, योर प्रॉमिस यू विल पे द फीस। सो दिस इज द नॉर्मल कोचिंग एग्रीमेंट दैट यू पीपल डू। अब होता क्या है, नो व्हाट इज प्रॉमिस, तो हाउ दिस प्रॉमिस विल कम। तो मैंने कहा व्हाट डू यू, हाउ प्रॉमिस विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो मैंने कहा पहले एक ऑफर होना चाहिए। नाउ व्हाट इज ऑफर, ऑफर मतलब विलिंगनेस, आप अपनी विलिंगनेस बताओ, आप अपनी इच्छा बताओ, यू शो योर विलिंगनेस इन ऑर्डर टू टेक द एसेंट ऑफ अदर पर्सन। मतलब आप अपनी इच्छा बताओ इस तरह से कि आप सामने वाले की यस लेना चाहते हो, तो वो ऑफर हो जाता है। नाउ ऑफर और उसके साथ क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस। एम आई मेकिंग सेंस गाइस। तो आप देखोगे, आपने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर पढ़े होंगे तो वहां पे क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा, मतलब आपने ऑफर दिया, सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट किया, तो वो प्रॉमिस बनेगा। और वैसे ही सामने वाली पार्टी ने जो ऑफर दिया था अपना कॉन्ट्रैक्ट में अदर पार्ट और एक्सेप्ट हो गया, तो वो भी क्या हो गया, प्रॉमिस। तो दोनों पार्टी जब एक दूसरे को प्रॉमिस करती हैं तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है, और वो एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यहां पे अभी हमारा थीसिस चल रहा है इस ऑफर पे और इस एक्सेप्टेंस पे। पहला पार्ट है हमारा ऑफर। पहला क्या पार्ट है, ऑफर। मतलब हम कब कहते हैं कि ऑफर जो है वो कंप्लीट हो गया है। व्हेन वी से दैट अ पर्टिकुलर ऑफर इज कंप्लीट, तो मैंने कहा वी से दैट पर्टिकुलर ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट रीचेस टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। मींस यहां पे आपने एक्स ने वाई को ऑफर दिया कि भैया मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं 1 लाख रुपीज में। अब अगर ये जो वाई है, अगर इसको ये ऑफर, अगर ये जो वाई है, इसको आपने जिस दिन पोस्ट किया 1 तारीख को, 1 जनवरी को, क्या उसको पता पड़ गया आप उसको ऑफर देना चाह रहे हो? नहीं। तो बेसिकली आपने जिस दिन सोचा उस दिन से मतलब नहीं है, मतलब उस दिन से जिस दिन नॉलेज में आ गया। तो ऑफर कब कंप्लीट होता है, जब वो सामने वाले बंदे की नॉलेज में आ जाता है। भाई आपने ऑफर किया उससे कोई मतलब नहीं है, सामने वाले की नॉलेज में कब आया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एम आई मेकिंग सेंस। तो मैंने कहा ये पहला वाला पार्ट मैंने आपको देखो कितना डिटेल में कवर कर दिया। अगेन आई एम सेइंग बेसिक आना चाहिए, बेसिक आएगा तो आप कनेक्ट कर पाओगे। दिस इज डाउट्स इन डेप्थ। अब मैंने कहा इस क्वेश्चन को आप देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन पूछता है व्हेन इज द ऑफर ऑफ कम्युनिकेशन, व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट। कहने का मतलब है कि कब आप कहोगे कि जो ऑफर है वो कम्युनिकेट हो गया। तो भैया हम कब कहेंगे कम्युनिकेट हो गया, 1 जनवरी को? नहीं, हम कब कहेंगे 7 जनवरी। तो मैं आपको देखो एक केस स्टडी भी करा रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट समझाता हुआ भी चल रहा हूं, फिर बुक से आपको रिलेट करना है, लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। चलिए अब मैंने कहा उसके बाद नेक्स्ट, अब हम कहते हैं कि ऑन and reaches 7th January, Y sends his acceptance by post on 10th January। अब Y पोस्ट कर रहा है, Y कह रहा है ठीक है मैं पोस्ट कर रहा हूं 7th को, बट X को वो लेटर मिला 15th को। X को वो लेटर कब मिला, 15th को। अब आप समझिएगा, बिजनेस एंगल समझिएगा। मैंने कहा अब एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, तो मैंने कहा एक्सेप्टेंस में अब 2 एंगल आ जाते हैं। आ रहा समझ, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट हूम, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रोमिसर, OR मींस द प्रोमिसर, और अगेंस्ट प्रोमिसर। आप समझने की कोशिश करिएगा, अगेंस्ट प्रोमिस। दिमाग लगाइएगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैं आपको देखो बिजनेस एंगल समझाऊंगा। दिस इज बिजनेस लॉ है। अगर आप बिजनेस लॉ को भी लैंग्वेज वाली तरीके से पढ़ोगे ना तो मजा नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझ में आना चाहिए। अगेंस्ट द प्रपोजल कंप्लीट हुआ तो क्यों हुआ, और अगेंस्ट द प्रपोजिंग मतलब जिसको ऑफर दिया गया था मतलब वाई, उसके अगेंस्ट कंप्लीट हुआ तो क्यों। मैं आपको एक एक हिंट दूंगा, एक एक डिटेलिंग दूंगा, आप आइए। मैंने कहा पोस्ट किस दिन किया और रीच्ड कब हुआ एक्स को, तो मैंने कहा यहां डेट लिखते हैं 10th और 15th, तो यहां पे लिखा 10th जैन, यहां पे लिखा 15th। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस यार, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने कहा एक बात बताइए, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैंने कहा कि यार आप लेट्स से, मैंने कहा मेरा नाम, मैंने कहा यहां MS महेंद्र सर, और मैंने कहा यहां तुम्हारा नाम ले लेते हैं। तो हमने नाम ले लिया, लेट्स से विशाल पकड़ लिया, एक बच्चे का नाम पकड़ लिया विशाल। अब मैंने कहा
मैंने, अब देखो वैसे तो ये पोस्ट वगैरह ना पुराने टाइम का है, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी 1872 का है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब मैंने कहा क्या, मैंने विशाल को चिट्ठी लिखी। अब आप समझिएगा, मतलब केस स्टडी में भी एक प्रैक्टिकल और डाल रहा हूं मैं। अब मैंने इसको चिट्ठी लिखी, यही वाली डेट, मैंने कहा 1 तारीख को 1 जैन को मैंने पोस्ट करी, बट इसको मिली वो 7 जैन को। कब मिली ये चिट्ठी, कब मिली? 7 जैन को। और इस चिट्ठी में था क्या? इसमें था कि भैया मैंने यहां पे लिखा था आई वॉन्ट टू टीच यू सीए फाउंडेशन, क्लियर है? और मैंने अमाउंट लिख दिया, मैंने कहा लेट्स से 30,000 आई विल चार्ज यू द फीस। मैंने ऐसा लिख के विशाल को भेजा। अब विशाल के लिए ये ऑफर कब कंप्लीट हुआ? सर ये बार बार ये ऑफर कब कंप्लीट हुआ, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात क्यों? मैंने कहा ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि ऑफर कम्युनिकेट ना हो। मतलब नो वन कैन एक्सेप्ट एनीथिंग अनटिल अनलेस उस आदमी को पता हो कि ऑफर है। आ रहा समझे? मतलब ऑफर उसको जाना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए, उसी के बाद अदर पार्टी एक्सेप्ट कर सकती है। और अगर ऑफर ही नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस कैसे होगी? अगर ऑफर नहीं होगा, एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगी, तो प्रॉमिस कैसे बनेगा? प्रॉमिस नहीं होगा तो एग्रीमेंट कैसे बनेगा? और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? तो इसलिए ऑफर कब गया वो जरूरी है, क्योंकि ऑफर जाने से पहले यू कांट एक्सेप्ट इट। तो हमने कहा विशाल को ऑफर कब गया? 7 को। ये बात डन हो गई, ये तो आप खुद मानते हो गया। अब विशाल ने एक चिट्ठी में लिखा यस आई वांट टू स्टडी, यस आई एक्सेप्ट, इतना लिख के भेज दिया इसने, यस आई एक्सेप्ट योर ऑफर। ठीक। अब विशाल ने ये चिट्ठी कब डाली? 10 जैन को। ये चिट्ठी मेरे पास पहुंची कब? 15 जैन। अब एक बार आप समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहीं पे रिवोकेशन भी कवर हो जाएगा। रिवोकेशन, मैंने कहा एक बात बताओ, विशाल जब ये चूज कर रहा है दैट ही विल स्टडी फ्रॉम मी, ऑब्वियसली विशाल के पास आज अलग अलग इंस्टीट्यूट के ऑप्शन होंगे 1 2 3 4 5, और ये इंस्टीट्यूट्स ने भी इनको ऑफर दिए होंगे, रोज आते होंगे अरे यार हमसे पढ़ लो, हमसे पढ़ लो। अब विशाल कह रहा है मुझे नहीं पढ़ना, और विशाल ने सबको मना कर दिया, भाई मैं आपके यहाँ ज्वाइन नहीं करूंगा, आप मेरी जगह किसी और बच्चे को ले लो। अरे सीट्स भी तो लिमिटेड होंगी ना, रिसोर्सेज ऐसे थोड़ी होते हैं, अनलिमिटेड रहते हैं। तो विशाल ने क्या किया, बाकी सबको रिजेक्ट करके उसने आईपीए को चुना कि भैया मैं यहां पे पढ़ूंगा, मैं यहां पे क्या करूंगा, पढ़ूंगा। अब एक बात बताइए, अगर विशाल ने 4 लोगों को मना कर दिया है, बोले मैं तुमसे नहीं पढ़ना चाहता, जाओ तुम, मैं तो यहीं पढ़ूंगा। अब एक बात बताइए, अब इसने लेटर 10th को पोस्ट कर दिया यस आई एक्सेप्ट, डू यू रियली थिंक दैट अब मेरे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं ऑफर वापस मना कर दूं, रिवोक कर लूं? रिवोक करना मतलब क्या होता है? ऑफर को वापस ले लेना। तो क्या मेरे पास ये राइट हो सकता है कि मैं ऑफर वापस ले लूं अपना? मैं कहूं अरे नहीं यार अब तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? अरे विशाल का जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसने बेचारे ने 4 को मना कर दिया। अब हो सकता है 4 को पता पड़ गया हो कि इसने मेरे लिए उन 4 को मना किया, अब ये विशाल पढ़ने जाए तो कहे हम तो नहीं पढ़ाएंगे, आप बहुत होशियार बन रहे थे, आप बहुत स्मार्ट बन रहे थे, हम तो नहीं पढ़ाएंगे आपको। तो इसलिए क्या होता है, जैसे ही जिस आदमी को ऑफर मिला, जैसे यहां पे कौन है, ऑफरी, जैसे ही इसने अपने यहां से पोस्ट किया, पोस्ट करना मतलब इसके कंट्रोल से बाहर हो गई चिट्ठी, जैसे ही इसने पोस्ट बॉक्स में डाली इसके कंट्रोल से बाहर हो गई। जैसे ही आपकी ये जो एक्सेप्टेंस थी ये कंट्रोल से बाहर हो गई ऑफरी के, ऑटोमेटिकली अब क्या है, आईपीए के लिए ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। मतलब जैसे ही इसने 4 लोगों को रिजेक्ट करके मेरे को यस कह दिया, मतलब मेरे को अभी तक मिला नहीं है बट मेरे को पोस्ट डाल दिया, 4 को रिजेक्ट कर दिया इसने, इसका मतलब अब मेरे पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो ऑफरर है इसके पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वो रिजेक्ट कर सके। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी ने तुम्हारे ऑफर को देखते हुए 4 को मना किया और एक्सेप्टेंस तुम्हें डाल दी, भले ही तुम्हें मिली नहीं बट उसने तो अपनी चॉइस ले ली 4 को मना करके। अब आपके पास अगर ऑप्शन रहेगा कि आप रिवोक कर लोगे तो ये तो गलत है ना यार, ये तो गलत है। तो इसलिए क्या होता है, ये वाले केस में भी देखो, एक्स ने वाई को कहा कि भैया गाड़ी खरीद लो मुझसे 1 लाख, वाई ने कहा ठीक है यार गाड़ी आपसे खरीद लेते हैं 1 लाख। अब बोले ठीक है, अब वाई के पास भी 4-5 और सेलर होंगे, वाई ने उन सबको मना कर दिया मेरे पास एक्स की बढ़िया गाड़ी आ रही है मैं तो वो खरीदूंगा, तुम्हारी क्या बेकार सी गाड़ी है। अब वाई ने 10th को पोस्ट कर दिया लेटर। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई किसके लिए? एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई एक्स के लिए। अब एक्स चाहे तो भी ऑफर को रिवोक नहीं कर सका। अब आप देखो ये जो पॉइंट है ये दोनों अपन साथ पढ़ रहे हैं। रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक हो सकता है?
जब तक एक्सेप्टेंस, क्या बोला, जब तक एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर कंप्लीट ना हो जाए। मतलब जैसे ही वाई ने पोस्ट किया, अब रिवोकेशन ऑफ ऑफर नहीं हो सकता। रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, वापस लेना। रिवोक मतलब क्या होता है, वापस लेना। मतलब आपने जो ऑफर दिया था आप वापस रिवोक कर रहे हो, भैया अब तो अपने को नहीं पड़ा, अब तो अपने को गाड़ी नहीं बेचनी। तो कहने का मतलब है एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है अगेंस्ट द प्रपोजर, अगेंस्ट द ऑफरर, अगेंस्ट द प्रपोजर कब कंप्लीट होती है, जैसे ही सामने वाले से वो जो एक्सेप्टेंस थी उसके कंट्रोल से बाहर चली गई। मतलब अब वो वापस नहीं लेके आ सकता। क्लियर कट फंडा है, समझ में आ रहा है। और अब इसी एक्सेप्टेंस को रिवोकेशन से कनेक्ट करो। अरे यार जैसे ही एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, किसके लिए, ऑफरर के लिए, अब तो ऑफर रिवोक ही नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफरर के लिए तो जो ऑफर था वो एक्सेप्ट हो चुका है और वो प्रॉमिस बन चुका है, और प्रॉमिस कभी रिवोक नहीं होता। ऑफर रिवोक हो सकता है, एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है, कभी भी प्रॉमिस रिवोक नहीं हो सकता। तो यहां पे जैसे ही एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई ऑफरर के अगेंस्ट, जैसे ही एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई ऑफरर के अगेंस्ट, प्रॉमिसर के अगेंस्ट, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नाउ इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। अभी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। पहले अपनी केस स्टडी का क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए, केस स्टडी का क्वेश्चन देखते हैं। अगला है व्हेन इज द एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर। अब ये कह रहा है कि भैया एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी ऑफरर के अगेंस्ट। तो भैया ये उस दिन कंप्लीट होगी जिस दिन आपने पोस्ट कर दिया, क्योंकि अब वो लेटर आपके कंट्रोल से बाहर निकल गया, आपने चॉइस बना लिया कि आप इसी आदमी से गाड़ी खरीदना चाहते हो, 4 को मना कर दिया। तो अब भैया आपके एक्स के पास ना राइट नहीं होना चाहिए अब मना करने का। तो अब क्या है, और प्रॉमिसर के लिए, एक्स के लिए तो ये ऑफर क्या, ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है, अब वो रिवोक नहीं कर सकता। अब आ जाओ रिवोकेशन वाला। अब रिवोकेशन सी छोड़ रहे हैं, भी सी अपन देखेंगे, पहले डी देखते हैं। When X sends a telegram on 8 revoking his offer, अब X ने क्या किया, 8 को अपना टेलीग्राम भेज दिया, ठीक है, and the telegram reaches Y before the letter of acceptance is posted। अब देखो बिल्कुल क्लियरली बोला है, X ने अगर 8 को चिट्ठी लिखी, पोस्ट लिखा और भेज दिया, पोस्ट किसको, पोस्ट भेज दिया किसको, Y को, कि भैया ये जो ऑफर दिया था हमने गाड़ी वाला, हम वापस लेते हैं, और Y ने अभी तक पोस्ट नहीं किया एक्सेप्टेंस, इसका मतलब Y ने अभी तक अपनी चॉइस नहीं बनाई थी। तो इसका मतलब ये रिवोकेशन क्या वैलिड है, इज दिस रिवोकेशन वैलिड, यस दिस रिवोकेशन इज वैलिड। यही तो मैंने आपको अभी बताया, यही तो मैंने आपको अभी बताया। मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा आप रिवोकेशन कब तक कर सकते हो, जब तक कि एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर या ऑफरर कंप्लीट ना हो जाए। अगेंस्ट द ऑफरर कब कंप्लीट होगी एक्सेप्टेंस, 10th को, 10th से पहले, एक्सेप्टेंस पोस्ट करने से पहले अगर आपको रिवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर मिल गया है तो आप मान लो वो रिवोकेशन कंप्लीट हो गया है, रिवोकेशन वैलिड है और ये ऑफर हट गया, अब आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब मैंने कहा वैसा का वैसे, अगेंस्ट द ईई इज द प्रॉमिसिंग, ईई इज द एक्सेप्टर। क्लियर है। अब सवाल ये है, अब सवाल ये है, मैंने कहा आ जाओ वापस। अब मैंने कहा आप सुनिए, मैंने कहा विशाल ने मुझे लेटर पोस्ट किया। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, मेरे पास ऑफर था, मैंने ऑफर दिया। अब ऐसा का ऐसा ऑफर मैंने और भी बाकी स्टूडेंट्स को दिया होगा, जैसे 100 स्टूडेंट्स को मैंने ऑफर दिया और मैं सब बच्चों को एडमिशन देता जा रहा हूं, और मैंने कहा मैं 100 एडमिशन ही लूंगा। कितने लूंगा, 100 एडमिशन से लूंगा। लेट्स ट्राई टू से कि मैं भी मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के साथ चल रहा हूं। जैसे उसने क्या कहा, 4 को मना करके मुझे चूज किया ना, वैसे ही मैं भी कह रहा हूं मैं 100 को लूंगा। बोले ठीक है। अभी मैंने क्या भेजा, ऑफर भेजा। किसको ऑफर भेजा, विशाल को ऑफर भेजा। मैंने कहा यार विशाल तू मुझसे पढ़ना चाहता है क्या सीए फाउंडेशन, आई विल चार्ज 30,000 bucks। विशाल ने कहा ठीक है। अब विशाल ने मुझे 10th को लेटर पोस्ट कर दिया, बट क्या मुझे अभी तक पता है कि विशाल ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया नहीं। विशाल मेरा ऑफर कब एक्सेप्ट, विशाल मुझे कब पता पड़ेगा विशाल ने मेरा लेटर मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया 15 जनवरी को। इसका मतलब यह है कि प्रॉमिसी के रिस्पेक्ट से बात करो, मतलब आप मेरे रिस्पेक्ट से अगर बात कर लो, चलो प्रॉमिसर को ले लेते हैं। अब अगर 15 तारीख को मेरे को पहुंचा, मतलब इसने पोस्ट किया लेटर 10th को, विशाल को 13 तारीख को लगता है नहीं यार मुझे तो यहां नहीं पढ़ना चाहिए, बोले तो बहुत मारेंगे सर, तो बोले यार मैं यहां नहीं पढ़ूंगा, बोले यहां नहीं पढ़ूंगा तो क्या करें, तो बोले यहां नहीं पढ़ूंगा तो बोले अब मैं रिवोक करना चाहता हूं। बोले यार तूने तो पोस्ट कर दी, बोले पोस्ट कर दी तो क्या हुआ,
अभी तक क्या सर को मिला है कि मेरा एक्सेप्टेंस नहीं मिला। इसका मतलब सर ने तो जो अपने 100 बच्चों का सिलेक्शन कर रहे होंगे वो तो सर का प्रोसेस जारी है। मतलब मैंने एक्सेप्टेंस पोस्ट करी, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि सर ने मेरी उस एक्सेप्टेंस के बेसिस पे भी कोई एक्शन लिया है, नहीं लिया। सर को तो भी पता ही नहीं है कि भैया हमने एक्सेप्टेंस दे दी है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो प्रपोजी है, ये जो एक्सेप्टर है, इसके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जिस दिन ये मुझे पहुंचेगी। क्योंकि जिस दिन मेरे पास ये एक्सेप्टेंस पहुंचेगी तब मैं कहूंगा हाँ यार ये बच्चा अब एडमिशन यहां पे लेगा, तो अब मैं 99 ही दूसरे बच्चे लूंगा। बट जब तक मुझे वो एक्सेप्टेंस मिली नहीं, आई कैन नॉट मेक द चॉइस, राइट? आ रहा समझे? इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि यार इसने एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी, इसकी वजह से मैंने ऐसा कोई एक्शन ले लिया तो अब ना बाइंडिंग होना चाहिए, ये एक्सेप्टेंस विड्रॉ नहीं कर सकता, ऐसा तो कोई चीज ही नहीं। तो ये जो पूरा लॉ है ना, पूरा का पूरा लॉजिकल है यार, पूरा का पूरा लॉजिकल है। इसका मतलब जो भी आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो वो प्रपोजर के लिए तो उसी दिन कंप्लीट हो जाती है जिस दिन वो पोस्ट करता है, क्योंकि उस दिन प्रोमिसी जो है उसने चॉइस कर लिया। ये जो प्रोमिसी है इसके लिए कब बाइंडिंग हो जाएगी, कब कंप्लीट हो जाएगा ये एक्सेप्टेंस? जिस दिन ये मिलेगा किसको? प्रोमिसर को। क्योंकि जब तक प्रोमिसर को मिलेगा नहीं वो अपनी चॉइसेस नहीं करेगा फाइनल, और चॉइसेस जब तक फाइनल नहीं करेगा तब तक प्रोमिसी को वो बाइंड नहीं कर सकता। एम आई मेकिंग सेंस? अब अगेन रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस भेज दिया आपने तो आप एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो, यस। जब तक सामने वाली पार्टी की वो नॉलेज में ना जाए, एक्सेप्टेंस प्रपोजल की नॉलेज में आ जाए, आप विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? अब केस लॉ में देखते हैं, चलिए। When is the communication of acceptance complete as against the acceptor? When is the communication of acceptance complete against the acceptor? Acceptor means proposee, proposee means offering, offering means जिसको ऑफर दिया गया। तो भाई ये कब कर सकता है? अब यहाँ पे केस देखो, 15th जैन से पहले, मतलब बिफोर 15th जैन, सॉरी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ ये पूछ रहा है ना, तो यहाँ तो 15th जैन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 15th जैन आ गया। स्टोरी क्लियर? अब लास्ट वाला देखो, ई वाला पार्ट। इफ वाई सेंड्स अ टेलीग्राम ऑन 14th of January, if Y sends a telegram on 14th January revoking his acceptance, and this telegram reaches to X before the letter of acceptance is received, is the revocation of acceptance valid? Yes, this is valid. This is what we have done just now. अभी हमने यही तो पढ़ा कि आप ऑफर को कब रिवोक कर सकते हो? जब तक कि उसने पोस्ट नहीं किया। आप एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक कर सकते हो? जब तक कि सामने वाले को वो लेटर पहुंचाए। आ रहा समझ? बेसिकली अगर जो एक्सेप्टर है उसके कंट्रोल के बाहर चला गया है लेटर, या उसके कंट्रोल से बाहर चली गई है एक्सेप्टेंस, दैट ही कैन नॉट कंट्रोल, ही कांट चेंज, सो इन दैट केस अगेंस्ट द प्रपोजल acceptance is complete and he cannot revoke the offer. When we talk from the acceptor point of view, proposee point of view, offeree point of view, he can revoke his acceptance till the time it does not reaches the offer or the promise. Am I making sense? Guys, मैंने एक एक चीज बताई है. I've explained you everything through the case law. But again, बात क्या है पता है? बात ये है, as I told you, ये लेक्चर बेनिफिशियल किसको होता है? ये बेनिफिशियल उस बच्चे को होगा जिसने ये बेसिक्स एक बार गो थ्रू किया हुआ होगा। अगेन आई एम सेइंग दिस इज डाउट्स इन डेप्थ। डाउट मींस आपको डाउट आया होगा पढ़ते वक्त, और वो डाउट में आपको एक क्लैरिटी चाहिए होगी, तो मैंने वो क्लैरिटी दी है। अगर आप सोच रहे हो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और आपको इसको पढ़ के समझ में आ जाएगा, ट्रस्ट मी, इट विल नॉट हेल्प यू। तो डू नॉट हैव रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ द लेक्चर, डू नॉट हैव रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कि यार दिस गोना हैपन। आपको एक बार पहले पढ़ना है, और इन केस आपने पढ़ भी लिया फिर भी लेक्चर में आपको कुछ गड़बड़ लग रही है, आप वापस देख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको एक बार फुल स्क्रीन दिखा देता हूँ, इन केस इफ यू वांट टू टेक एनी स्क्रीनशॉट, यू वांट टू राइट इट डाउन, आप पॉज करके लिख सकते हो बाद में, अभी तो नहीं, जब बाद में वापस आप देखो आप पॉज करके लिख सकते हो गाइस। फटाफट में 5 सेकंड्स का आपको टाइम दे रहा हूँ। ओके गाइस, तो आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद सम न्यू डाउट्स एंड वील डिस्कस दैट इन डेप्थ। बाय बाय, टेक केयर।